वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। और ये हमारा खास सेगमेंट जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा प्रेम दर्शकों से भी मिल रहा है और रवि जी जैसे एक्सपर्ट जो है उनकी सलाह से लोग पैसे बना भी रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे मित्र संदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और संदीप जी मेरी अनुपस्थिति में बहुत ही कुशलतापूर्वक आपके नेतृत्व में मैं घर बैठ करके देखा करता था। संदीप जी आपका कार्यक्रम, अद्भुत प्रतिभा है आपकी। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आज एक लिस्टिंग भी हुई है, शुरुआत वहीं से करेंगे क्योंकि आज हमारा सेगमेंट थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि हमारे साथ एक मैनेजमेंट भी जुड़ेगी। तो आज एक लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग भी काफ़ी शानदार देखने को मिली है संदीप जी। सर मैं तो सिर्फ आपको यहीं तक सोच के आया था कि धन्यवाद दूंगा कि आपकी अनुपस्थिति में मुझे पहले तो आपकी जगह पे बैठने का मौका मिला, शौर्य नहीं है तो शौर्य की जगह खड़ा होने का मौका मिला है, लेकिन आप घर बैठे भी आप एक भव्य कार्यक्रम का हिस्सा थे। पहले उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसमें भी अगर आप हमें देख रहे थे बैठ के तो ये तो सर हमारे लिए इससे ज़्यादा बड़प्पन की क्या बात हो सकती है। जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों को देख करके। जी बताइए आज की लिस्टिंग कैसी रही। सर भव्य स्वागत किया आईपीओ मार्केट ने भी आपका, जब आप लौटे हैं भव्य कार्यक्रम से तो जुपिटर लाइफलाइन जैसा एक्सपेक्टेड था उससे काफी अच्छी लिस्टिंग इस शेयर की देखने को मिली है। एनएसई पे शेयर 973 रुपए प्रति शेयर पर खुला है। इसका जो इशू प्राइस है वो 735 रुपए का था, तो उस हिसाब से 32.4% की जो प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखी है। और वहीं तक मामला नहीं रुक गया, उसके बाद आप देखिए शेयर ने 1100 रुपए का जो लेवल है वो भी पार किया है। आज 1108 रुपए 95 पैसे ये इसका हाई था। और फिलहाल भी अगर आप देखें तो इसमें 1065 के आसपास की जो प्राइस है वो देखने को मिले, यानी कि 4 डिजिट में ये जो शेयर है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। करीब करीब 65 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। इसकी जो एंकर बुक बनी थी उसमें कोई बड़ा नाम आप ले लीजिए, कोई म्यूचुअल फंड ले लीजिए, कोई संस्थागत निवेशक ले लीजिए, उनकी ओर से जबरदस्त रिस्पांस वहां पे देखने को मिला था। और यही कारण है कि यहाँ पे अच्छी खासी लिस्टिंग देखने को मिली है। और इस कंपनी ने करीब 870 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है। और ये कंपनी तेजी से एक्सपैंड कर रही है, अपनी जो बेड साइज है उसको 2 गुना के आसपास करने की योजना बना रही है। उसको बाजार ने पसंद किया, जिस वजह से लिस्टिंग आज बेहद दमदार देखने को मिली। तो काफ़ी शानदार लिस्टिंग, वाह क्या लिस्टिंग है कह सकते हैं इसको, जिस तरीके की लिस्टिंग देखने को मिली है। और रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि सर 2-3 तरह के लोग हैं भाई, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था और लिस्टिंग भी काफ़ी शानदार देखने को मिली। और आपका जो फॉर्मूला रहा है कि मतलब सब्सक्रिप्शन के आंकड़े को देख करके, ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख करके आपको अगर पैसे लगाने चाहिए, और बहुत सारे दर्शक उसे फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों के हाथ नहीं लगा होगा आईपीओ, उनका काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जो लोग अभी प्रॉफिट में हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह रहेगी? सर आप म्यूट हटा लीजिए सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो 1 2 3 हेलो, जी आवाज जी आ रही है? जी आ रही जी। विपुल जी, यहाँ पर कुछ सटीक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए इस समय बहुत ज्यादा चार्ट स्ट्रक्चर में तो स्ट्रांग नहीं ऐसा बनता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा, डेटा अभी हुआ है, लेकिन फंडामेंटल नंबर्स और ओपनिंग को अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 1050 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल दीजिए। उसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो फिर प्रॉफिट बुक करिए, नमस्ते कर लीजिए। और अगर वापस से खरीदारी की अब बात कर लें तो मुझे लगता है कि 1050 के बाद वेट करेंगे, वापस शायद आईपीओ के लेवल तक आता हुआ नजर आएगा, वहां पर खरीदारी करेंगे। अब आते हैं कि जिन लोगों के पास आ गया, अगर आ गया है, मौका मिला था, आप बुक नहीं कर पाए, तो बुक करने का मौका भी आपके पास है। अगर 1050 का लेवल कटता है तो फुल बुक कर लीजिए, नहीं बुक करना है तो अभी करंट लेवल पे 1080 1100 का हाई तो उसने बना ही दिया है। इन लेवल पे एक बार 30% मुनाफा तो लेना बनता है, ज्यादा लालच मत करिए क्योंकि वापस से वहीं उसी की तरफ बढ़ जाएंगे। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से मुझे लगता है अगर कंटिन्यू करते भी हैं तो 1350 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म निवेश किया हुआ आंख बंद करके भूल सकते हैं तो भी रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बनाइए तो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए स्ट्रेटजी यहाँ पर अभी निकल कर आ गई। चलिए तो इस बीच जो है अब अगले आईपीओ की तरफ जाएं। एक आईपीओ आज जिसका आज आखिरी दिन है जैगल प्रीपेड का, और इसकी मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अविनाश रमेश गौडखंडी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, एमडी एंड सीईओ जैगल प्रीपेड के, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा क्या कुछ फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, और आज आखिरी दिन है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं संदीप भाई से। संदीप जी बताइए क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं।
तो आप जैगल की जानना चाहते हैं या जितने भी आईपीओ खुले हैं उनसे? पहले जैगल से बात कर लेते हैं, उनकी मैनेजमेंट हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ रही है। तो जैगल का आज आखिरी दिन है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 156 रुपये से 164 रुपये प्रति शेयर है। 563 करोड़ रुपए ये जुटाना चाहते हैं इस आईपीओ के जरिए, और फ्रेश इशू से इस कंपनी को करीब करीब 400 करोड़ रुपए, 392 करोड़ टू बी प्रिसाइज, इनको मिलेंगे। और ओएफएस के जरिए जो मौजूदा निवेशक हैं उनको 171 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिलेगी। और आज आखिरी दिन है, तो 12 बजे तक के मैं आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ। ये पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। 1 गुना के आसपास के जो सब्सक्रिप्शन के नंबर हैं वो फिलहाल देखने को मिले हैं। 164 रुपये अगर इसकी बुक वहां पे बनती है तो 16 रुपये ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो इंडिकेशन कर रहा है। तो कोई बहुत ज़्यादा यूफोरिया इसके आप सब्सक्रिप्शन में भी देखने को नहीं मिल रहा, और वैसा ही कुछ उत्साह आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिहाज से भी नहीं देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कंसर्न निकल करके आ रहे हैं जैगल को लेकर के? कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो आपने देखे हो कहीं? तो देखिए, ये प्रीपेड ओशन सर्विसेज, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज इसका नाम है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो एनबीएफसी स्पेस की शायद ये कंपनी है, और जिस तरह के ये प्रोडक्ट बनाते हैं वहाँ पे लेके कोई बहुत ज़्यादा यूफोरिया नहीं है। और मतलब जिस तरह की ये इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं और जिस तरह के वैल्यूएशंस पे ये कंपनी आई है उसको लेके थोड़ी सी कंसर्न है। चलिए, रमेश जी शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, लगता है कि अभी साथ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है उनको जोड़ने में, तो हम उनसे डिटेल में समझेंगे कि आखिर में कंपनी किस तरीके के बिजनेस मॉडल में कामकाज कर रही है। लेकिन रवि जी से पूछ लेते हैं। रवि जी, आप कैसे देख रहे हैं सर जैगल प्रीपेड आईपीओ को? बहुत ज़्यादा जो हमने ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी देखी उसमें बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएँ निकल करके आई। कुछ ने कहा कि अवॉइड, कुछ ने कहा मे अप्लाई, 1-2 ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अप्लाई करना चाहिए। आपकी क्या सलाह रहेगी? अभी 16 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जैसा इन्होंने बताया, संदीप जी तो खास तौर से माहिर आदमी हैं, और आप दोनों लोगों की तो जोड़ी गूगल और विकिपीडिया से कम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं नहीं, ये इसका कहूंगा इसका इसका जवाब रवि जी जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया था संदीप जी ने, और उन्होंने कहा था कि हम लोग गूगल और विकिपीडिया, तो आप इंटरनेट हैं, आपके बिना तो कुछ चल ही नहीं पाएगा मामला। जी जी, बताइए। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे भी बिल्कुल संदीप जी की बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा क्लियरिटी जो है वो समझ में नहीं आई, लोगों को भी समझ में नहीं आ रही, शायद एनालिस्ट भी इस चीज को अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देना चाहिए, और मुझे लगता है अगर आप अवॉइड कर देंगे तो आपका बहुत कुछ यहाँ पर जाएगा नहीं, और अगर आप अप्लाई भी कर देंगे तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग में थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है, और लिस्टिंग अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो थोड़ा नीचे हो सकती है। तो मुझे लगता है अवॉइड रखना ज्यादा समझदारी है। अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। बाकी क्यों अवॉइड करना चाहिए, मैनेजमेंट के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, इसको लेकर के जरा अभी हम थोड़ी देर में मैनेजमेंट जुड़ेगी तो उनसे हम पूछ लेंगे। और लेकिन उससे पहले चूँकि अभी हमारे पास समय है तो संदीप जी के पास दोबारा चलते हैं। संदीप जी, मेन बोर्ड के और कौन कौन से आईपीओज हैं, जरा पहले मेन बोर्ड पे बात कर लेते हैं। एक तो यात्रा ऑनलाइन जो कि 15 तारीख को खुला था और 20 तारीख तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 135 से 142 रुपये का है। ये कंपनी करीब 800 करोड़ रुपए की रकम जुटाना चाहती है, जिसमें से फ्रेश इशू से कंपनी को 600 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिलेगी, और मौजूदा निवेशक करीब 173 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटा रहे हैं। अगर हम 18 सितंबर तक यानी कि आज के अगर 12 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो इस आईपीओ को बहुत ही ठंडा रिस्पांस मिला है अभी तक। यानी कि 12 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं कि केवल 21% के आसपास ही ये आईपीओ भर पाया है। यहाँ पे भी कुछ वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है। इनफैक्ट आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। 0 रुपये का आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम, कोई भी यूफोरिया, कोई भी इंटरेस्ट इस आईपीओ को लेकर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। और उसके बाद सामी होटल्स जो कि आज बंद हो रहा है जैगल के साथ साथ, इसका प्राइस बैंड जो है 119 रुपये 126 रुपये प्रति शेयर है। 1370 करोड़ रुपये ये आईपीओ का साइज है जो कि ये कंपनी जुटाना चाहती है। कंपनी को 1200 करोड़ रुपये मिलेंगे फ्रेश इशू के जरिए, और जो मौजूदा निवेशक हैं ओएफएस के जरिए उनको करीब 170 करोड़ रुपये के आसपास की रकम मिलेगी। ये आईपीओ भी अगर आप देखें आज आखिरी दिन है, 12 बजे तक के जो नंबर्स हैं आधा गुना के आसपास भी ये नहीं भर पाया था। वैसे हम देखते हैं कि आईपीओ के आखिरी दिन यूजुअली जो क्यूआईबी बुक है वो ज़्यादातर वहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिलते हैं, एचएनआईएस की ओर से भी पैसा वहीं पे आता है। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आप देखिए महज 4 रुपये का है। 126 रुपये पे अगर बुक बनती है तो 4 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाता है कि इस कंपनी को लेकर इसके जो फंडामेंटल्स हैं या फिर कारोबार है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा उत्साह पूरे मार्केट में नहीं देखने को मिल रहा। तो ये फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है। आखिरी दिन भी सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। अब इस पर क्या करना चाहिए वो अभी रवि जी से पूछें। उससे पहले हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान एक और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, रमेश जी। शायद सब उनके साथ संपर्क हमारा हो चुका है। रमेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। पहले तो आज आपके आईपीओ का आखिरी दिन है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पहला सवाल तो सर यही होगा कि आपका जो बिजनेस मॉडल है ज़रा हमारे दर्शकों को समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं किस तरीके से आप पैसे अर्न करते हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है एनालिस्ट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा
उत्साहजनक टिप्पणियां देखने को नहीं मिल रही हैं, कुछ लोग थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। आप मॉडल जरा समझा दीजिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमको ये अवसर दिया आपने ताकि हम आपसे जुड़ पाए और आपके दर्शकों से जुड़ पाए। तो सिंपल सा बिजनेस है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो हम कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट्स को देखेंगे तो उनके कई प्रकार के खर्चे होते हैं। उनके या तो एम्प्लॉयज के लिए खर्चे होते हैं, या उनके चैनल पार्टनर के इंसेंटिव होते हैं, या वो वेंडरों को पेमेंट देते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो पेमेंट्स होती हैं, जो स्पेंड्स होती हैं कंपनी की, इन स्पेंड्स को वो ज्यादा करके ऑफलाइन मोड पे मैनेज करते हैं। ईमेल एक्सेल पे बहुत सारी अप्रूवल्स जाती हैं और उसके बाद पेमेंट अकाउंट्स वाले प्रोसेस करते हैं। हम इस पूरे इंटरेक्शन को जो कंपनी के अंदर होता है, जो बिजनेस वाले एक सेल्स वाले से बात करते हैं, सेल्स वाला अकाउंट्स वाले से बात करता है, इस पूरी इंटरेक्शन को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, एक ऐप और एक डैशबोर्ड। ऐप जो होता है वो एम्प्लॉय यूज करता है। तो मान के चलिए कि आप जयपुर से बंबई आ रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, तो आपकी जो फ्लाइट्स हैं, आपकी जो होटल टिकट्स हैं, आपके जो टैक्सी के खर्चे हैं, खाने पीने के खर्चे हैं, ये सारे जो बिल्स हैं आप ऑनलाइन स्कैन कर सकते हैं मोबाइल ऐप पे। जैसे आपने इनकर करा तभी आप इसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, और आपके जो अप्रूवर हैं उसको वो अप्रूव कर देते हैं, और उसके बाद जो है पेमेंट प्रोसेस हो जाती है। तो एक मैरिज है, एक संगम है सॉफ्टवेयर का और एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का। पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की जहां तक मैं बात करता हूं, तो हमारे पास पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्रीपेड कार्ड्स भी हैं जो हम बैंकों के साथ इशू करते हैं, और हम कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स भी बैंक्स के साथ इशू करते हैं। तो हमारा पैसा बनता है सॉफ्टवेयर से, जो हम कॉर्पोरेट को चार्ज करते हैं एक SaaS फीस, पर यूजर पर मंथ फी, और हम बैंक से जो है ट्रांजैक्शन इनकम जनरेट करते हैं। जब भी आपका कार्ड का ट्रांजैक्शन होता है हमको एक फी मिलती है, इंटरचेंज फी, जो हम बैंकों को और नेटवर्क्स जैसे रूपे हो गया, वीजा हो गया, मास्टर हो गया, उनको हम चार्ज करते हैं। ठीक। अब सर यहाँ पे अगला सवाल ये आता है कि चूंकि एक तरीके से आप भी फिनटेक कंपनी हैं और फिनटेक सेक्टर में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। अब रिलायंस भी इस क्षेत्र में उतरने वाली है जियो फाइनेंशियल के माध्यम से। तो इस कंपटीशन से निपटने की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ आपकी प्लानिंग है भविष्य को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो देखिए, कंपटीशन तो आना ही है। इंडिया नंबर 1 है, भारत नंबर 1 है फिनटेक के क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग उतरेंगे, आएंगे, और हम उसका स्वागत भी करते हैं, क्योंकि ये स्पेस जो है बहुत बड़ी है। इस स्पेस में 50 जायगा ला सकते हैं। तो और भारत जो है बहुत अग्रसर है इस क्षेत्र में, तो हमको लगता है कि ये तो स्पेस और ग्रो करने ही वाला है। हमारा मॉडल थोड़ा यूनिक है, हम B2B2C हैं, हम डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं है। तो हमारा मानना है कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट कुछ आपने नाम लिए, वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो, और वो हमारे कस्टमर भी हैं कुछ जो बड़ी कंपनियां हैं। तो जैसे हमारे कस्टमर्स हैं, जैसे आप टाटा स्टील ले लीजिए, परसिस्टेंट सिस्टम्स ले लीजिए, ग्रीन प्लाई ले लीजिए, हीरानंदानी ले लीजिए। तो बहुत सारे बड़े कंपनियां जो हैं हमारे कस्टमर भी हैं, और उनका फोकस रहता है कि वो B2C मर्चेंट के साथ जुड़े या कंज्यूमर के साथ जुड़े। हमारा फोकस होता है कि हम कंज्यूमर के साथ जुड़े, वो कॉर्पोरेट के थ्रू जुड़े, जो एंटरप्राइज कॉर्पोरेट होता है उसके एम्प्लॉयज और चैनल पार्टनर्स के थ्रू जुड़े। तो मॉडल बहुत अलग है। ये मॉडल जो हमारा है, इसमें बहुत समय लगता है आपको कॉर्पोरेट्स को टाई अप करने के लिए, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और ये जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, जैसे ICICI बैंक है, येस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए भी काफी समय लगता है। जी। हमारा अनुमान है कि इस तरह के मॉडल को बिल्ड करने में जो हमें 10-12 साल लग गए हैं। बहुत सारी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो बाकी अपॉर्चुनिटीज को चेज करेंगी। ये अपॉर्चुनिटी शायद इतना वो फुल फ्लेज्डली परस्यू ना करें, क्योंकि ये B2B2C मॉडल। जी, एक छोटा सवाल और है, उसके बाद से मैं चाहूँगा रवि जी और संदीप जी अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये आप जो टोटल जो पैसे आप इकट्ठा कर रहे हैं IPO के ज़रिए, उसमें एक बड़ा अमाउंट जो है वो कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर आप खर्च करने वाले हैं, करीब 300 करोड़ के आसपास। वो किस तरीके की प्लानिंग है, किस तरह की स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से निवेश होगा, और कि आगे चल करके किस तरीके से कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे? क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसा कंपटीशन के बारे में हमने जिक्र किया। तो कस्टमर एक्विजिशन को लेकर के क्या स्ट्रेटजी है आपकी सर? बिल्कुल 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 जी। तो पहली बात तो आप देखेंगे जो SaaS फिनटेक स्पेस है, इसमें बहुत कम प्रॉफिटेबल कंपनियां आपको मिलेंगी। ज़ायगल एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 4 साल से पैट पॉजिटिव है, और हमारे लिए हम एक फ्रूगल कंपनी है, हम बहुत किफायती
रूप से चलाते हैं हमारी कंपनी, तो लार्जली बूटस्ट्रैप कंपनी है। तो हम जो ये निवेश कर रहे हैं कस्टमर रिटेंशन और एक्विजिशन में, हमारे एक्विजिशन का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होता। हमारा मेन मकसद होता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम खुश रखें। देखिए, जैगल जो नाम भी है वो एक एंटीडोट टू हैगल है। हम कहते हैं व्हाई हैगल व्हेन यू कैन जैगल। तो इसका पूरा जो फिलॉसफी है वो ये है कि इंडिया में हम सब लोग बेस्ट डील ढूंढते हैं। हमेशा हम थोड़ा हैगल के लिए जाने जाते हैं कि भाई हम नेगोशिएट करते हैं। तो हमारा सोच यही था कि पहले से क्यों ना हम बेस्ट डील दे दें यूजर को, कॉर्पोरेट को, और पार्टनर बैंक्स को, मर्चेंट्स को। तो उस सोच के साथ हम उतरे हैं और हम सोचते हैं कि भाई हम अगर अपने जो यूजर्स हैं, हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको खुश कर सकें, उनको रिटेन कर सकें, तो हमारा बिजनेस खुद ब खुद ही बढ़ेगा। ये जो आप 300 करोड़ की भी बात करें, ये 3 साल पे स्प्रेड है। और ये निवेश जो है ये हम करते आ रहे हैं। पिछले 3 साल भी अगर आप देखेंगे तो हमने काफी इस एक्सपेंस, इस आइटम पे खर्चा किया है। और हमको लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है टू एंगेज विद आवर कस्टमर्स। चलिए सर, रमेश जी आप हमारे साथ जुड़े, तमाम प्रश्नों पे जो है आपने उत्तर दिए। उम्मीद करते हैं कि जो तमाम हमारे दर्शक होंगे उनको भी और स्पष्टता आई होगी इस आईपीओ को लेकर के। अभी भी 1.5 घंटे का समय है, तो उम्मीद करते हैं कि आईपीओ आपका सफल रहे। और बाकी जब लिस्टिंग होगी तो उम्मीद करते हैं आप फिर से समय देंगे हमें और फिर से आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। जरूर जरूर, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू जी रवि सर, आपसे जानना चाहेंगे, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर? अभी जो बातचीत हुई रमेश जी के साथ, और इसके अलावा अभी संदीप जी ने 2 आईपीओस के बारे में बताए, वहाँ पर भी हम सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देख रहे हैं, बहुत उत्साहजनक नहीं देखने को मिल रहे हैं। आपकी टिप्पणी उस पर? अगर तीनों को कंपैरिजन करूं तो मुझे थोड़ा सा जो जेगल है वो अट्रैक्शन दिखाई देता है, लेकिन बाकी यात्रा और शामी, इन दोनों से तो हाथ जोड़ लीजिए। सबसे पहले यात्रा की बात कर लें। यात्रा से यात्रा जरूर करिए, बट उस पर निवेश करने की रणनीति मत बनाइए, क्योंकि यात्रा में जितना डिस्काउंट मिलता है उतना ही कस्ट आपको, यानी जो डिस्काउंट है वो आईपीओ खरीद के आपसे ले जाएंगे। और रही बात, जो आप होटल में घूमने जाते हैं, घूमिए फिरिए, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका होटल में निवेश करने की अभी रणनीति मत बनाइए, नहीं तो वहां का भी जो रुकने का खर्चा है और एक गेस्ट आपके साथ में भी फ्री हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों से तो बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो बेस नंबर है, अगर मैं होटल इंडस्ट्री की बात करूं, जो बेस नंबर है उसमें 3 साल का उन्होंने लॉस दिखाया है, वो भी 500-400 करोड़ से ऊपर का। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर्स खराब है। अब उसी का एक कंपैरिजन भी मैं थोड़ा सा समय लूंगा, बताऊंगा। यहाँ पर आपके उसी के साथ में आता है ईज माई ट्रिप, उसका और यात्रा का बहुत लोग कंपैरिजन बता रहे हैं यूट्यूब फेसबुक पे। मैं आज सुबह से उसके देख रहा हूं, सर दोनों ही स्टॉक बकवास है, तो फिर एक को क्या लेना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आईपीओ है जो कि लिस्ट होगा तब आपको नुकसान देगा, एक जो स्टॉक चल रहा है वो भी नुकसान दे रहा है। दोनों से दूरी बनाकर रखिए, बिल्कुल मत खरीदारी करिए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू यही है। अब तो खास तौर से होटल के लिए देखते हैं तो मैंने नंबर्स को गिनवा दिए, तो मुझे लगता है तो तीनों में कम से कम जेगल जो है वो थोड़ा बेटर दिखाई देता है। तो इन तीनों में अगर तुलना करनी हो तो जेगल थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है। समय की कमी है, संदीप जी अब फटाफट जरा बता दीजिए कि एसएमई क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है। उससे पहले जरा एक जेगल के नंबर्स मैं आपको बता दूं। 2 घंटे में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। 1 गुना के आसपास पहले बढ़ा था, अभी 4.25 गुना के आसपास बढ़ चुका है। और इतना ही सब्सक्रिप्शन आपको रिटेल साइड में भी देखने को मिलेगा। एसएमई में 3 आईपीओ आज खुले हैं और 3 पहले से खुले हुए। जल्दी जल्दी आपको सारे बताता हूँ। मास्टर कंपोनेंट्स ये आज खुला है, इसका 140 रुपये का फिक्स प्राइस है। करीब 15.5 करोड़ रुपये ये कंपनी जुटाना चाहती है, जिसमें से फ्रेश इशू है करीब 10 करोड़ का और 5.5 करोड़ रुपये के आसपास ओएफएस का पार्ट है। पहले दिन अगर आप देखें तो रिस्पांस बहुत ही ठंडा है, 0.08 टाइम्स का ही देखने को मिला है, कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम भी नहीं है। टेक्नो ग्रीन सॉल्यूशंस, ये आईपीओ आज खुल के 21 सितंबर को बंद होगा। इसका 86 रुपये का प्राइस फिक्स किया गया है। करीब 17.25 करोड़ रुपये का इशू है, पूरा फ्रेश इशू है जो कि कंपनी के पास ही रकम जाती हुई दिखेगी। पहले दिन का रिस्पांस अगर आप देखें करीब 28% के आसपास ये आईपीओ भरता हुआ दिखा है। यहाँ पे भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। मधुसूदन मसाला, ये आज खुलकर 21 सितंबर को बंद होगा। 66 से 70 रुपये ये इसका प्राइस बैंड है। करीब 24 करोड़ रुपये का इशू है, जिसमें से पूरी रकम इस कंपनी के पास ही जाती हुई दिखेगी। फ्रेश इशू ही है ये आईपीओ। अगर आप देखें पहले दिन ही शानदार रिस्पांस देखने को मिला है। 7.5 गुना के आसपास के नंबर आप 12 बजे के आसपास ही देख पाएंगे। और 70 रुपये अगर ये बुक यहाँ पे भी बनती है तो 59 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो ऑलमोस्ट आप देखें 100% के आसपास आपको पैसा बनेगा, ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है। ये पहले दिन ही खुला है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। होलमार्क
ऑप्टो मैकाट्रॉनिक्स, ये एक आईपीओ है जो कि 15 तारीख को खुला था, 20 तारीख तक खुला रहेगा। 40 रुपये का इसका प्राइस है और 11.5 करोड़ रुपए के आसपास का ये नंबर है, जो कि फ्रेश इशू के जरिए जुटाना चाहते हैं, कोई ओएफएस इसमें नहीं है। और ये आईपीओ अगर आप देखें 4.5 गुना के आसपास भर चुका है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे भी नहीं है। 5वीं कंपनी है सेलसॉर गैजेट्स, इसका 15 तारीख को आईपीओ खुल के 20 तारीख को बंद होगा। 87 से 92 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 51 करोड़ रुपए का इशू है जो कि फ्रेश इशू ही है पूरा, और इसको भी रिस्पांस काफी अच्छा मिला है। 8 गुना के आसपास ऑलरेडी ये भर चुका है। ये 12 बजे तक के मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं। और 87 से 92 का प्राइस बैंड है। 60 रुपए के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है कि लिस्टिंग पे आपको इतना पैसा बन जाएगा। आखिरी कंपनी है कॉडी टेक्नोलैब, ये 15 तारीख को खुलकर 20 तारीख को बंद होगा। 160 रुपये फिक्स प्राइस इशू है ये, और 27.5 करोड़ रुपए का इशू, ये भी पूरे कंपनी के पास ही जाते हुए देखेंगे, फ्रेश इशू ही है। और इसको भी करीब 4 गुना के आसपास का रिस्पांस मिल चुका है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी अच्छा है, 50 रुपये के आसपास का है। तो 160 रुपये पे आपको 50 रुपये के आसपास बन जाएंगे लिस्टिंग पे, ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है। चलिए, तो बाढ़ आई हुई है आईपीओस की, चाहे मेन बोर्ड हो या फिर एसएमई हो, लेकिन इस बाढ़ में हर किसी में पैसे नहीं लगाने हैं। मेन बोर्ड पे तो हमने आपको बता दिया कि तीनों जो आईपीओ हैं वो अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैगल फिर भी उनमें बेटर है, ऐसा रवि जी का मानना है। मैनेजमेंट को भी हमने आपको सुना दिया। तो पूरी एक 360 डिग्री चर्चा जो है वो हमने कर ली है। एसएमई में क्या करना चाहिए इसके बारे में अब कल बातचीत करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में फिलहाल इतना ही। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तमाम सारी ढेर सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। वाह क्या आईपीओ है।